जैसे कि हमारी पहले वीडियो में हमने देखा कि पिछले 20-30 सालों में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बहुत फास्टली डेवलप हुई है और ये टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस है इसने सब तरफ भूचाल मचा के रखा हुआ है, जिसे हम डिसरप्शंस के नाम से जानते हैं। डिसरप्शंस मतलब जो तरीके हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव लाने का जो काम होता है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जब होता है तो पुराने तरीकों को डिस्टर्ब किया जाता है और नए तरीके उनको रिप्लेस करते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे अलग रह सकता है? इन्वेस्टमेंट की भी दुनिया में बहुत इनोवेशंस हुए हैं जिसके चलते काफ़ी इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं। पर क्या हम तक ये जानकारी पहुंचती है कि नए प्रोडक्ट्स की नहीं पहुंचती? वेलकम टू फिनोजा। आई एम CA Mahendra Chaturmutha, and the ultimate aim of this channel is your financial nirvana through financial wisdom. The famous author Ayn Rand ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि everybody has a philosophy, either you form it or you default it. मतलब क्या कि आपकी फिलॉसफी एक तो आप खुद बनाते हो या आप पे लादी जाती है, आपका माहौल आप पे लाता है। इन्वेस्टमेंट्स की भी दुनिया में यही होता है। आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एक तो आप खुद बनाते हो कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना, कैसे इन्वेस्ट करना, या तो आपका माहौल आप पे लाता है। अब ये माहौल में कौन कौन आता है? ये माहौल में बहुत लोग आते हैं, पूरा इकोसिस्टम लगा पड़ा है। एक तो टीवी चैनल्स, उनके एंकर्स, टीवी चैनल्स पे झलकने वाले फंड मैनेजर्स, एक्सपर्ट्स, आपके ब्रोकर्स, ये सब लोग, या एडवर्टाइजमेंट्स, ये सब का अलग अलग एजेंडा है। वो हर कोई एक चीज प्रमोट करने के लिए आपसे बात करता है, जिसमें उनका स्वार्थ होता है वही वो ज्ञान देंगे। हर ज्ञानी का एक स्वार्थ होता है, कभी लॉन्ग टर्म, कभी शॉर्ट टर्म। पहले उन एडवाइस देने वालों का स्वार्थ और एजेंडा जानिए, और अगर वो आपके इंटरेस्ट में है तो सुनिए। अब रही बात हमारा भी स्वार्थ है, वो यही है कि आप लाइक और शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। 5 एसेट क्लासेस की जो हमने बात की है हमारी पिछली वीडियो में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उनमें से पहला एसेट क्लास जो था वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास था। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि व्हाई, वेयर एंड व्हेन टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज। क्यों, कहाँ और कब इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहला सवाल, व्हाई टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट्स। एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट क्या बेस पे चलता है। स्टॉक मार्केट चलता है इकोनॉमी के बेस पे। इकोनॉमी क्या होती है? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप अगर पिछले 50, 60, 70 सालों का इतिहास देख लो तो जीडीपी हमेशा बढ़ता ही जाता है। इंडिया का जीडीपी आप देख लीजिए, हर साल 10 साल बढ़ता ही गया है। एक्सेप्शन कुछ सालों में रहा है, जैसे कोविड में इस बार, लेकिन ऐसी घटना है 50 सालों में, 100 सालों में एक आध दो बार आती है। उसके अलावा हमेशा जीडीपी में ग्रोथ ही होता गया है। अब ये ग्रोथ कैसा होता है? ये ग्रोथ 2 हिस्से में होता है। पहला तो ग्रोथ ये होता है जिसको बोलते हैं रियल जीडीपी ग्रोथ, कि आपका जीडीपी 6-7% से हर साल बढ़ता है। इसमें दूसरा चीज ऐड होता है, वो है इन्फ्लेशन, के प्राइसेस हर साल बढ़ते हैं। उसको हम मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। कि फॉर एग्जांपल दूध पिछले साल 50 रुपये लीटर था, इस साल 53 रुपये लीटर हो गया, तो 6% से बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन हुआ। तो जीडीपी रियली कुछ बढ़ता है, प्लस इन्फ्लेशन उसमें ऐड होता है, वो भी 6-7% का, इंडिया का औसतन 6-7% का इन्फ्लेशन है। ये दोनों मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो 6-7% रियल जीडीपी ग्रोथ, 6-7% आपका इन्फ्लेशन हो गया, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रफली 13 से 14% हो जाता है। अब और एक बात समझिए कि ये 14% जो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ये पूरे इंडिया के जीडीपी की बात कर रहे हैं। उसमें सभी सेक्टर्स आ गए, प्राइवेट सेक्टर, सेमी प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, सेमी पब्लिक, सब कुछ आ गए। गवर्नमेंट कंपनियों का भी उसमें ग्रोथ आ गया। ये बात तो आप और हम भी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का एफिशिएंसी मैनेजमेंट ज़्यादा सटीक होता है, ज़्यादा सही होता है, और गवर्नमेंट सेक्टर थोड़े से लैग करते हैं। अब ये जब 14% ग्रोथ सबका मिला के है तो जाहिर है थोड़ा बहुत तो फर्क ऐसा होगा कि 2% गवर्नमेंट का कम होगा कि 14 के बदले 12% ग्रोथ होगा, 10% ग्रोथ होगा।
और प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ में भी 14 के बदले 16, 17, 18% होगा। तो स्टॉक मार्केट जो लिस्टेड कंपनीज है वो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज रहती है और अच्छे मैनेज्ड, वेल मैनेज्ड जिसको बोलते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज होती है। तो उनका ग्रोथ, ये अगर रियल जीडीपी का ग्रोथ 14% है तो उनका आप सेफली 2% ज़्यादा ग्रोथ है ये एज्यूम कर सकते हैं। तो उनका ग्रोथ 15-16% होता है और उनका वो ग्रोथ स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में, स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर ये 16% ग्रोथ है तो इसी का रिफ्लेक्शन आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर के सब फैक्टर्स रहते हैं, फियर एंड ग्रीड, इसके वजह से जो टेम्पररी फ्लक्चुएशंस आते हैं मार्केट में वो छोड़ दीजिए, पर लॉन्ग टर्म में आपको ये रिटर्न्स मिल ही सकते हैं। अब पिछले 20 सालों का हमने काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया है अलग अलग एसेट क्लासेस के बारे में। जैसे गोल्ड के बारे में हमने एनालिसिस किया तो गोल्ड का रिटर्न पिछले 20 सालों का है 12.9% पर एनम। वही रिटर्न्स एफडीज का है अबाउट 7.87% पर एनम। वही रिटर्न्स पीपीएफ का, जो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है टैक्स सेविंग के हिसाब से भी, उसका रिटर्न्स है 8.34% ऑन एन एवरेज फॉर लास्ट 20 ईयर्स। और हाउसिंग इंडेक्स, जो रेसिडेक्स जिसको बोलते हैं, आरबीआई का हाउसिंग इंडेक्स है, वो है पिछले 10 सालों का उसका हमको मिला है, उसका राइज है 11.5% फॉर द पास्ट 10 ईयर्स और फॉर द पास्ट 5 ईयर्स इट्स ओनली 5.5%। और वही निफ्टी का पिछले 20 सालों का राइज है 14% पर एनम। तो ये सबसे अच्छा जो राइज मिला है वो निफ्टी में मिला है, मतलब इक्विटी मार्केट्स में मिला है। अभी ये 14% जो है, आप बोलेंगे ग्रोथ तो 16% आपने बात की और ये 14% ही क्यों बढ़ा है, तो एक बात समझिए कि कंपनीज कुछ डिविडेंड्स भी देती है और ये डिविडेंड्स रफली जो निफ्टी कंपनीज है, टॉप कंपनीज है, इनका 1.5% बोलते हैं। तो 14% ग्रोथ प्लस 1.5%, 15.5% के हिसाब से दे। तो ये सब एसेट क्लासेस जब हम कंपेयर करेंगे तो क्लियर कट विनर इसमें निकलता है कि इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास टू इन्वेस्ट एज फार एज रिटर्न्स आर कंसर्न। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, वो है टैक्सेशन ट्रीटमेंट। टैक्सेशन का बहुत फेवरेबल ट्रीटमेंट है इक्विटी मार्केट्स को। एक तो ये कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एवरी ईयर एग्जेम्प्ट है, कि आप 1 लाख तक का आपको लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है और उस पर टैक्स 0 है। उसके ऊपर भी जो गेन होता है उस पर सिर्फ टैक्स 10% है। 10% टैक्स आज के ज़माने में जब हाईएस्ट टैक्स रेट अबाउट 30% है, 10% इज अ वेरी गुड रेट ऑफ टैक्स एंड दैट इज अ वेरी गुड इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट्स। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपको 10% नहीं भरना है तो इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ में आप 20% भी भर सकते हो। तो टैक्सेशन वाइज 3 आपके पास स्कीम्स है और तीनों अच्छी स्कीम्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो एफडी का जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उस पर आपको तुरंत टैक्स भरना पड़ता है। एनएससी का इंटरेस्ट आता है उस पर आपको तुरंत टैक्स भरना पड़ता है और वो टैक्स जाके आपके हाथ में नेट पैसा आता है। तो इक्विटी में वो नहीं होता है। इक्विटी में लॉन्ग टर्म गेन की वजह से टैक्सेशन रेट्स बहुत ही रीजनेबल हो जाते हैं। फिर इसमें कभी स्प्लिट्स आते हैं, कभी बोनस आते हैं, कभी बायबैक्स आते हैं और ये डिविडेंड्स के बदले ये सब चीज़ें दी जाती है और इसका वापस ट्रीटमेंट टैक्सेशन में बहुत फेवरेबल है, जैसे मैंने बताया 0%, 10%, 20%। तीसरा जो रीज़न है इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने का वो है हेजिंग पॉसिबिलिटीज। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के जरिए हेजिंग बहुत अच्छी तरह से हो सकता है स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स में। जो हमने आगे स्ट्रेटेजीज डिवाइस की है उसमें कोइंसिडेंटली हेजिंग बहुत आसान हो जाता है। जो सेफ इन्वेस्टर्स है, जिनको कम रिस्क लेना है, जिनको अपने रिटर्न्स प्रोटेक्ट करना है, उनके लिए तो हेजिंग एक वरदान है। उनके रिटर्न्स भी, एक मिनिमम रिटर्न्स भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं जो पा सकते हैं और उनका डाउनवर्ड रिस्क भी प्रोटेक्ट होता है। ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है डेरिवेटिव्स के जरिए, खासकर ऑप्शन डेरिवेटिव्स के जरिए। इनफैक्ट ऑप्शन डेरिवेटिव्स इतना सुंदर प्रोडक्ट है कि आप इसको बाइंग के लिए, होल्डिंग के लिए और सेलिंग के लिए तीनों जगह पे आप उसको यूज कर सकते हो। जो स्ट्रेटेजीज हम आगे बात करने वाले हैं वो ऑप्शन डेरिवेटिव्स की, उसमें है कुछ कैलेंडर कॉल्स, कवर्ड कॉल्स, कॉल एंड पुट स्ट्रेटेजी वगैरह वगैरह। इसके लिए हम एक अलग सा वीडियो खास बनाएंगे, तब आपसे और इस पे डिटेल में बातचीत करेंगे। इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए उसके जवाब हमने देखे हैं। पहला रिटर्न्स, सेकंड टैक्सेशन और तीसरा है हेजिंग पॉसिबिलिटीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि वेयर टू इन्वेस्ट इन द इक्विटीज मार्केट, कहाँ इन्वेस्ट करें। अब इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग
सेकंड है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। हम दोनों तरीकों को जानेंगे। डायरेक्ट तरीका होता है कि जहाँ पे आप डायरेक्ट कोई कंपनी का एनालिसिस करते हो, उसका रिसर्च करते हो, उसके रिटर्न्स के बारे में देखते हो, उसका फ्यूचर देखते हो, इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करते हो और किसी एक कंपनी पे आप अल्टीमेटली आते हो कि भाई ये कंपनी अच्छी है मेरे लिए परचेज करने के लिए, पूरा बैलेंस शीट उसका स्टडी करते हो, सब कुछ करते हो। और जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग है वो नॉर्मली होता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करने के मेनली 3 प्रॉब्लम्स है। वो क्या है हम जरा वो देखेंगे। एक तो हमारा बायस है और 2 हमारे इमोशंस है जो बीच में आते हैं। बायस क्या है और इमोशंस क्या है? सबसे पहला बायस है जिसको हम बोलते हैं रिस्क एवर्जन बायस। इस पे बहुत रिसर्च हुआ है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो ये क्या चीज है। मैं मोटा मोटी आपको समझा दूं कि रिस्क एवर्जन बायस क्या होता है। कि फॉर एग्जांपल आपने कोई शेयर खरीदा और जिसका रेट कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो नॉर्मली आपको वो बेचने की इच्छा नहीं करती, आप लॉस नहीं बुक करते हो, यू आर अवर्स टू बुकिंग योर लॉस। और आप ज्यादा रिस्क लेते हो कि वो शेयर जितना भी नीचे जा रहा है आपको होप रहता है कि अभी बढ़ेगा अभी बढ़ेगा, और आप उसमें से एग्जिट नहीं कर पाते हो। तो ये होता है कि आप ज्यादा रिस्क लेते हो जब आप लॉस फेस कर रहे हो। दूसरा साइड इसी का होता है कि जब आपके पास में कोई शेयर में प्रॉफिट है, कि समझो आपने रिलायंस खरीद लिया 1000 रुपए में, वो 1200-1300 हो गया, तो आप तुरंत उसका प्रॉफिट बुक करने की जल्दी करते हो, हरी रहती है आपको, एक जल्दी रहती है कि आप प्रॉफिट बुक कर लो। तो जब प्रॉफिट हो रहा है आपको, तब आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है। तो इसको बोलते हैं कि जब लॉस में आप ज्यादा रिस्क लेते हो और प्रॉफिट में कम रिस्क लेते हो, इसको बोलते हैं रिस्क एवर्जन बायस। इसका अल्टीमेट नतीजा ये होता है कि विनर्स के साथ हम बैठते नहीं और लूजर्स का साथ हम छोड़ते नहीं। इसी का चलते हम लोग यस बैंक, देवान हाउसिंग जैसे शेयर्स में फंस जाते हैं, जो हम लेते हैं 300-400 रुपए में, फिर नीचे आते आते 50 के नीचे तक चला जाता है और हम उसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ के भूल जाते हैं, रख लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और ऐसे कितने इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास इंफोसिस के पब्लिक इश्यू के शेयर्स होंगे लेकिन आज नहीं है, वो लोग कब से इंफोसिस के शेयर बेच के बाहर निकल चुके हैं। अब हम अगले इस पे आते हैं। जो पहला हमने देखा रिस्क एवर्जन बायस, अब आते हैं हम सेकेंड चीज पे जो है हमारा इमोशन, जिसका नाम है फियर। फियर मतलब डर। इंसान में ये फियर का इमोशन बहुत अति स्ट्रांग है क्योंकि ये हमारा इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड के लिए जरूरी था। तो आज भी वो फियर हम पे उतना ही हावी है जितना 50,000 साल पहले, लाख साल पहले हमारे जीन्स में वो फियर आ चुका है। तो उसके चलते होता क्या है? उसके चलते ये होता है कि जब भी मार्केट बहुत गिरी हुई रहती है, जब स्टॉक मार्केट में सब कुछ लालम लाल पूरा स्क्रीन आपको दिख रहा है, तब आप भी डर जाते हो। तब ऐसे न्यूज आते हैं कि सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ जीरो हो रहा है, और उस वक्त आप इन्वेस्टमेंट का सोच ही नहीं सकते हो, आप उस वक्त इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हो। तो फियर एक फैक्टर ऐसा है कि उस वक्त आप इक्विटी मार्केट में जब एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए तब आप इन्वेस्ट नहीं करते हो। तीसरा चीज आता है वो है ग्रीड। ग्रीड क्या होता है कि आपको एक लालच होती है। जब भी सब तरफ हम सुनते हैं कि मार्केट बहुत बढ़ रहा है, बहुत न्यू हाइज बना रहा है, तो आप भी जाके वहां पे परचेसिंग में लग जाते हो। और परचेस तो करते हो लेकिन लम सम में परचेस कर लेते हो। यू हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट। इन 3 रीजंस की वजह से मैक्सिमम लोगों को स्टॉक मार्केट में एक तो शॉर्ट टर्म में लॉस होता है या लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स कम हो जाते हैं, और लोग खामखा इसे सट्टा बाजार, सट्टे का अड्डा, स्पेकुलेशन डैम ऐसे नामों से नवाजते हैं, जबकि गलती हमारे इमोशंस की है और जिसपे हमारा कंट्रोल है भी नहीं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सबसे पहले ये इमोशंस और बायस को समझते हैं और उनसे उभरने की, उन पे मात करने की तरकीबें ढूंढते हैं। वो कैसे, हम देखेंगे। दूसरा जो तरीका है इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का, वो है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो क्या ये म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना सही है? तो S&P का एक स्पीवा इंडिया रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने एक्टिव फंड्स का परफॉर्मेंस कंपेयर किया है उनके बेंचमार्क से, कि फॉर एग्जांपल अगर टॉप 100 फंड है तो उसका परफॉर्मेंस कंपेयर हुआ है BSE 100 से। ये कंपैरिजन में क्या बाहर आया है जरा हम वो देखेंगे कि लार्ज कैप जो फंड है, जो टॉप 100 फंड है, उसका जब कंपैरिजन हुआ है BSE 100 से, तो ये समझा है कि 86.21% ऑफ द फंड्स have underperformed the benchmark over the last 1 year.
82.72% of the funds have underperformed the benchmark over the last 5 years, and 66% of the funds have underperformed the benchmark over the last 10 years. यही सेम चीज हुई है स्मॉल और मिड कैप में भी कि 70% of the mid cap and small cap funds have underperformed in the last 5 years over their benchmark. तो ये जो हमने देखा कि अबाउट 70 to 80% जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स है वो अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म करते हैं, मतलब उनका परफॉर्मेंस खराब रहता है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में। ये तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन हो गया है। स्पीपा ने जो कंपैरिजन किया है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन किया है। अब ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो आप डायरेक्टली करते हो बिना कोई ब्रोकर के इन्वॉल्वमेंट के, जिधर आपको कोई कमीशन लगता नहीं। जिसमें आपको कमीशन लगता है वो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स को अगर आप परफॉर्मेंस कंपेयर करोगे तो ये अंडर परफॉर्मेंस का परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इनफैक्ट आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि अबाउट 98% ऑफ द कंपोजिट बॉन्ड फंड्स हैव अंडर परफॉर्म्ड देयर बेंचमार्क इन द लास्ट 5 years। तो हम लोग जो 2-3% मैनेजमेंट फीस देते हैं म्यूचुअल फंड्स को फंड मैनेज करने के, वो क्या हम ये इनएफिशिएंसी मैनेज करने के लिए देते हैं? अब ये अंडर परफॉर्मेंस कितना है ये भी तो देखना जरूरी है। हमने एक बहुत ही बड़ा फंड है जिसका कॉर्पस बहुत बड़ा है, HDFC टॉप 100 फंड, उसका जरा कंपैरिजन किया है अपने बेंचमार्क से। तो पिछले 5 सालों में HDFC टॉप 100 का डायरेक्ट फंड जो है उसका रिटर्न्स है 12.61%। रेगुलर फंड जो है उसका रिटर्न है 11.89%। डायरेक्ट फंड मतलब जो आप डायरेक्ट करते हो बिना ब्रोकर के, रेगुलर फंड मतलब आप जो ब्रोकर के थ्रू करते हो इसमें आपको कमीशन लगता है। तो रेगुलर फंड का रिटर्न है 11.89% और जो निफ्टी 100 है जो बेंचमार्क है इस फंड का कंपैरिजन के लिए, उसका रिटर्न है 14.93% पर एनम। तो कहाँ 11.89% जो रेगुलर फंड का है, जो एक आध इंसान है वो ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करता है, और कहाँ जो रेगुलर बेंचमार्क इंडेक्स है वो है 14.93%। तो डिफरेंस कितना हो गया? 3% पर एनम। बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब इसमें और एक चीज ऐड कर लो कि आप अगर निफ्टी 100 में इन्वेस्टेड रहते थे, वो कंपनीज में इन्वेस्टेड रहते थे, तो आपको कम से कम 1-1.5% डिविडेंड भी तो मिलता था। तो ये अंडर परफॉर्मेंस और भी ज्यादा हो जाता है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में क्लियर रूल्स और डिसिप्लिन ना होने की वजह से हमारे बायसेस और इमोशंस हमें तकलीफ देते हैं। और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग जो म्यूचुअल फंड्स में करते हैं उसमें जो अंडर परफॉर्मेंसेस है उनके और जो मैनेजमेंट एंड कमीशंस है फीस, वो हमको मार डालते हैं। इस डबल ट्रबल से हम कैसे बच सकते हैं? कोई रास्ता है क्या इनमें से बचने का? तो रास्ता है, वो है ETF। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। क्या होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं पैसिव फंड्स। इनकी मैनेजमेंट फीस जो होती है वो हार्डली 0.05% से 0.1% होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के जैसे ही वो काम करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट फीस इतनी कम क्यों होती है? क्योंकि ये पैसिव फंड्स होते हैं, मतलब इसके जो फंड मैनेजर्स है इनके पास में मैनेजमेंट करने जैसा कुछ भी नहीं है। इनको सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि जो भी बेंचमार्क के सामने ये फंड बना है, फॉर एग्जांपल कि निफ्टी 50 के सामने कोई एक निफ्टी 20 बना है या निफ्टी ETF बना है, तो उसके जो प्रोपोर्शन ऑफ स्टॉक होल्डिंग है वो निफ्टी 50 से बिल्कुल हुबहू मैच होने चाहिए। वो जैसी मिसमैच होता है उसको उनको मैच करना ही पड़ता है। उनका कोई इसके अंदर से नहीं रहता है, उनके पास में कोई अथॉरिटी नहीं रहती है, उनका कोई रिसर्च, कोई डिसीजन उनको करना नहीं होता है। पैसिवली उनको ये सिर्फ दोनों प्रोपोर्शंस मैच करने होते हैं, इसलिए उनका मैनेजमेंट फीस भी बहुत कम होता है। भले ही ये म्यूचुअल फंड्स जैसे होते हैं लेकिन ETFs अलग होते हैं और वो फर्क बहुत बड़ा है। क्या होता है ये फर्क? कि जैसे आप कोई शेयर्स परचेज और सेल करते हो, उसी तरह आप ETF स्टॉक एक्सचेंज पे बाय और सेल कर सकते हैं और इसका होल्डिंग आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो नॉर्मली एक्टिवली मैनेज होते हैं, ETFs होते हैं वो नॉर्मली पैसिवली मैनेज होते हैं। तो इन इफेक्ट हम आपको क्या कह रहे हैं? हम आपको कह रहे हैं कि आप शिफ्ट होइए फ्रॉम पैसिव इन्वेस्टिंग इनटू एक्टिव फंड्स से एक्टिव इन्वेस्टिंग इनटू पैसिव फंड्स। इसका मतलब क्या कि आप आज क्या कर रहे हो कि कोई म्यूचुअल फंड में आपने SIP लगाई दी और हर 7 तारीख को 11 तारीख को आपका उतना इंस्टॉलमेंट चला जाता है SIP का आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग के लिए। वो हो गया आपका पैसिव इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्ट क्या कर रहे हो? जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स है
तो आपने क्या किया, पैसिव इन्वेस्टिंग इनटू एक्टिव फंड्स। हम आपको थोड़ा सा अलग करने को बोल रहे हैं, वो होता है कि एक्टिव इन्वेस्टिंग इनटू पैसिव फंड्स। मतलब आप एक्टिवली इन्वेस्ट करो। कैसे इन्वेस्ट करना है एक्टिवली, ये हम आगे जाके देखेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है, वो भी बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग इनटू पैसिव फंड्स। पैसिव फंड्स क्या है, ईटीएफ्स। अब तीसरा सवाल है कि व्हेन टू इन्वेस्ट। पहले दो सवाल हमने उसके जवाब ढूंढे हैं कि व्हाई टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। तीसरा सवाल, व्हेन टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट्स। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के जो तरीके हैं या इसके पहले के जो सवाल है, इस पर हमने एकदम साइंटिफिक तरीके से अब तक आए हैं कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कब इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए भी हम साइंटिफिक आंसर ढूंढेंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का बहुत साइंटिफिक तरीका ही होना चाहिए, जो डिसिप्लिन बेस्ड हो, रूल बेस्ड हो, हमारे बायसेस और इमोशंस का जिसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। तो पहला सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कि एसआईपी थ्रू करें, लमसम करें, या जब आपके पास में कोई फंड हो तब आप करें। तो हम ये कहेंगे कि ये तीनों तरीके गलत है। एसआईपी भी गलत है, लमसम भी गलत है, और जब आपके पास में फंड हो, जब अवेलेबिलिटी हो फंड्स की, तब करना भी गलत है। तो सही क्या तरीका है? सही तरीका यह है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बेस्ड होनी चाहिए। यही अपॉर्चुनिटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट का तरीका दुनिया के सबसे सफलतम इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। उनका कहना है कि व्हेनेवर देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, गो शॉपिंग। जब भी मार्केट बहुत गिरी हुई है, डरी हुई है, जब सब लोग मार्केट से भाग रहे हैं, तब आप इन्वेस्ट कीजिए। तभी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की। जब ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स बॉटम फिशिंग कर रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं, गिरे हुए मार्केट में परचेस कर रहे होते हैं, तब हमारा फियर फैक्टर, वो हमारा जो इमोशन है फियर वाला, वो बहुत ज़्यादा हम पे हावी होता है, हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो इसको सरकमवेंट करने के लिए, ये इमोशनल फियर को मात देने के लिए हमने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला डिवाइस किया है और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट पे हम लोग कंक्लूजन पे आए हैं, वो है ईटीएफ। क्यों ईटीएफ? क्योंकि ईटीएफ कभी जीरो नहीं होता। ये बहुत बड़ा फिलॉसफी है इन्वेस्टमेंट ईटीएफ में करने के पीछे, कि ईटीएफ कभी जीरो नहीं होते। ईटीएफ जीरो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ईटीएफ इन्वेस्टेड रहते हैं इंडिया के टॉप 50 और 100 कंपनीज में, जो इंडिया का बड़ा जीडीपी का पोर्शन है। अगर इंडिया का जीडीपी जीरो नहीं होगा तो ये भी जीरो नहीं होगा। बहुत अलग अलग टाइप के ईटीएफ्स होते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं या रैंकिंग वाइज होते हैं। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब टॉप 100 कंपनीज का जो ईटीएफ होता है या टॉप 50 कंपनीज का ईटीएफ होता है, उसमें ही आप इन्वेस्ट कीजिए। इसका असर क्या होगा कि जब भी मार्केट नीचे जाएगा, आप इन्वेस्ट करने की हिम्मत करेंगे। जैसे मैंने बताया कि जीरो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिया का जीडीपी कभी जीरो नहीं होगा। तो जैसे ही मार्केट गिरेगा, आपको इन्वेस्ट करना है, और गिरेगा और इन्वेस्ट करना है। एवरेज डाउन करने की आप में हिम्मत आएगी, और इतना साइकोलॉजी में आपके बदल आ जाएगा कि जब भी मार्केट गिरेगी, जब जैसे आज आपको फियर फैक्टर आपका प्ले करता है, तब आपका फियर फैक्टर प्ले करेगा ही नहीं। इनफैक्ट मार्केट गिरेगी तो आप खुश होगे। जब ये पूरा रिवर्स हो जाएगा आपका साइकोलॉजी मार्केट के देखने की तरफ, तो आपका साइकोलॉजी दुनिया के सबसे सफलतम इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी से मैच करने लग जाएगी। ये जो सुलझे हुए इन्वेस्टर्स है, बड़े इन्वेस्टर्स है, ये बॉटम फिशिंग करते हैं। जब मार्केट बहुत गिरी हुई रहती तब इन्वेस्ट करते हैं, ये तो हम समझ रहे हैं। लेकिन इसका भी कोई रूल होना चाहिए, इसका भी कोई डिसिप्लिन होना चाहिए, तब तक हम करेंगे नहीं वो एक्शन में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि हमने अलग अलग मार्केट फॉल्स पे रिटर्न्स निकाले हैं। शुरू किया हमने 1/1/2001 से अभी तक, मतलब 1/1/2022 तक हमने अलग अलग परसेंटेज फॉल्स मार्केट के देखे, 1%, 1.5%, 2%, 3%। और ये फॉल्स में अगर आप इन्वेस्ट करते थे हर फॉल में, तो आपके रिटर्न्स कितने आते हैं वो हमने एनालाइज किया। तो सबसे अच्छे रिटर्न्स जो हमको मिले हैं वो दिखते हैं जब मार्केट 2% फॉल होता है। तो 2% फॉल में मार्केट जो रिटर्न दे रही है वो है 14% पर एनम। मतलब जब भी मार्केट 2% गिरती है 1/1/2001 से अभी तक, और उस दिन हमने अगर इन्वेस्ट किया रहता तो हमको रिटर्न मिलता था 14% पर एनम। अब ये 14% पर एनम तो ये इंडेक्स का रिटर्न हो गया, मतलब ईटीएफ तो इन्हीं इंडेक्स कंपनी में डालेगा तो रिटर्न तो उससे मैच ही होगा ये। लेकिन एडिशनल ईटीएफ में बेनिफिट क्या मिलेगा कि ईटीएफ जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा, निफ्टी 50 की कंपनीज में सब एग्जांपल लो, तो उधर से डिविडेंड भी आएगा। निफ्टी का एवरेज डिविडेंड यील्ड होता है 1.5% के आसपास, तो 14% तो ये रिटर्न
प्लस ETF को डिविडेंड मिलेगा जो आपके NAV में रिफ्लेक्ट करेगा वो 1.5%, तो 14 प्लस 1.5 मतलब टोटली आपको 15.5% रिटर्न मिलता था अगर आप हर 2% फॉल में इन्वेस्ट करते थे। ऑन द अदर हैंड, इफ यू हैड इन्वेस्टेड इन निफ्टी ऑन अ फिक्स डेट, सपोज आपने SIP कर ली कि हर 1 तारीख को आपने एक फिक्स्ड अमाउंट निफ्टी का जो फंड है उसमें डाला समझो, तो 1/1/2001 से शुरू किया अभी तक 1/1/2022 तक 21 साल में आपने SIP किया, एक फिक्स्ड अमाउंट का SIP आप कर रहे हो, तो उसका रिटर्न कितना आता है? वो आता है 12.93%, ये हमने कैलकुलेट किया है। अभी निफ्टी का एब्सोल्यूट जो रिटर्न है कि 1/1/2001 को जो निफ्टी था इंडेक्स था और 1/1/2022 को जो निफ्टी इंडेक्स था, वो दोनों में जो रिटर्न है वो है 13.28%। तो SIP करो या निफ्टी में इन्वेस्टेड रहो तो एक ही रिटर्न आ रहा है 12.93% के सामने 13.28%, मतलब वो मैच ही हो रहा है, कोई इशू नहीं है उसमें। अब लेकिन प्रॉब्लम कब आता है कि आप ये म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट के लिए देते हो, मतलब आप कोई टॉप 100 फंड, टॉप 50 फंड उसमें डालते हो। हमने पीछे देखा है कि 70-80% जो म्यूचुअल फंड्स है, खासकर लार्ज कैप वाले, ये अंडर परफॉर्म करते हैं अपने बेंचमार्क को। इन दिस केस निफ्टी को अंडर परफॉर्मेंस करेंगे। तो अगर निफ्टी ही 13% रिटर्न दे रहा है, उनका अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा कि 3% के आसपास है। चलो एज्यूम करो 3% नहीं 1% अंडर परफॉर्मेंस एज्यूम करते, तो 13% के बदले उनका रिटर्न आएगा 12%। अब ये 12% को हमको कंपेयर करना है जो हम लोग हमारे स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करने वाले हैं उस तरीके से, उसमें 15.5% हमने देखा है रिटर्न से, तो डिफरेंस आता है 3.5% का। अब जब ये 3.5% पे कंपाउंडिंग का मैजिक चलता है तो देखिए आगे क्या होगा। अब फाइनली वी कम डाउन टू आवर आंसर ऑफ व्हेन टू इन्वेस्ट, कब इन्वेस्ट करें। तो हमने ये तो देख लिया कि ना SIP करनी है, ना लमसम करना है, ना आपके पास में जब पैसे हो, जब पैसे पड़े हो तब आपको इन्वेस्ट करना है। आपको अपॉर्चुनिटी बेस्ड इन्वेस्टिंग करना है। अपॉर्चुनिटी बेस्ड क्या है? अपने डेफिनेशन में, अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से कि एट एवरी 2% फॉल हमको इन्वेस्ट करना है। तो अभी 2% जो फॉल है वो हमने पिछले 21 सालों का कैलकुलेट किया कि 510 बार मार्केट 2% या उससे ज़्यादा गिरी है। 510 बार अगर 21 साल में गिरी है तो साल में रफली 24 बार के आसपास मार्केट गिरती है 2% से ज़्यादा ऑन एन एवरेज। कभी एक आध साल में 20 बार होगी, एक आध साल में 28 बार होगी, ऑन एन एवरेज 24 बार गिरती है। तो अभी आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त सिर्फ एक काम करना है कि आपका एनुअल इन्वेस्टमेंट टारगेट फिक्स करना है। सपोज आपका मंथली टारगेट है 10,000 रुपये पर मंथ, तो एनुअल टारगेट हो गया 1,20,000 रुपया। तो 1,20,000 को आपको 24 बार आप इन्वेस्ट करना है। लेकिन चलो ये एज्यूम करते हैं कि 24 बार आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, कभी आप आउट स्टेशन रहोगे, कभी आप बिजी रहोगे, कभी कोई फंक्शन रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो आप रफली 20 बार इन्वेस्ट कर पाओगे। तो कैलकुलेट आपको ये करना है कि 1,20,000 आपका एनुअल इन्वेस्टमेंट टारगेट है और आप 20 बार साल में इन्वेस्ट कर पाओगे, तो 6,000 रुपया हर फॉल में आपको इन्वेस्ट करना है। दैट मीन्स 1,20,000 आपका टारगेट अगर है तो हर फॉल में आपको 6,000 इन्वेस्ट करना है, मतलब 5% ऑफ योर एनुअल इन्वेस्टमेंट टारगेट आपको हर 2% फॉल में इन्वेस्ट करना है। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो हम देखते हैं अभी कि इस तरह के फाइनेंशियल डिसिप्लिन से, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट से हमारी मंजिल कैसे दिखेगी। मतलब हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका हमारा फाइनल आउटकम क्या होगा, फाइनल कॉर्पस क्या होगा, जो हम जिसको बोलेंगे हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का जो ड्रीम है वो कैसे पूरा होगा कि नहीं होगा। तो दोनों तरफ से हम देखेंगे, जो 12% हमने रिटर्न एज्यूम किए हैं उसके हिसाब से भी देखेंगे और 15.5% के हिसाब से देखेंगे। पहले हम एज्यूम करते हैं कि 10,000 रुपये पर मंथ हमने कोई रेगुलर म्यूचुअल फंड में डाला है, टॉप 50 या टॉप 100 वाले, उसमें इन्वेस्ट करके हमको 12% पर एनम के रिटर्न्स मिले हैं और 30 सालों के लिए हम ये SIP करते गए हैं 10,000 रुपीज पर मंथ की। तो हमारा 30 साल बाद वाला कॉर्पस कितना होता है? 3.53 करोड़। अभी सेकेंड सिनारियो में अगर यही 10,000 रुपया हम हर 2% निफ्टी फॉल में डालते हैं फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, वो 15.5% से कितना होता है? वो होता है 7.88 करोड़ रुपीज। कैन यू इमेजिन कि 3.53 करोड़ एट 12% पर एनम और 15.5
10% से वही अमाउंट होती है 7.88 करोड़, मतलब डबल से भी ज़्यादा, जो हम कह रहे थे कि कंपाउंडिंग का मैजिक करने के बाद ही मालूम पड़ता है। तो इतना फर्क जो आया है वो सिर्फ इसलिए आया है कि हम छोटा सा रिटर्न और लॉन्ग पीरियड हमको कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग होते गया है। अभी अगर मैं आपको ये कहूँ कि सिर्फ 30 मिनट्स के वीडियो में हम एट फिनोदा आपको ये दिखा सके कि 3.53 के बदले आपका 7.88 करोड़ कैसे हो सकता है, मतलब आपका 4.35 करोड़ का फायदा दिखा दिया आपको, तो सोचिए फिनोदा के साथ रहोगे तो क्या क्या पाओगे। अगर आपको ऐसे ही सुपर डुपर रिटर्न्स कमाने हैं बिना किसी एडिशनल रिस्क के, तो यू हैव टू डू जस्ट 2 सिंपल वर्क्स। पहला कि आप अलर्ट लगा लीजिए 2% निफ्टी फॉल का, कोई ऐप में लगा लीजिए या आपके मोबाइल फ़ोन में लगा लीजिए, जिस तरह से भी आप लगा सकते हो, या आप हमारे फिनोदा के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसमें हम रेगुलरली ये 2% फॉल का अलर्ट पोस्ट करेंगे। और दूसरा काम कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अलर्ट बटन दबाना प्लीज़ नहीं भूलिए। फ्रेंड्स, जाते जाते 2 बातें और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं या रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी कॉर्पस की हम बात करते हैं उसमें हैव वी अकाउंटेड फॉर इन्फ्लेशन इन दैट अमाउंट। तो जो पैसे की कीमत आज है और 30 साल बाद रहेगी उसमें बहुत अंतर रहने वाला है। परचेसिंग पावर पैसे का कम होते जाता है कि 100 रुपये में 30 साल पहले जो कुछ चीज़ें मिलती थी आज कुछ नहीं मिलेगा उसमें। ऐसे ही 7.88 करोड़ जो हम 30 साल बाद की बात करते हैं उसका आज का परचेसिंग पावर अगर हम देखते हैं तो उसका आज का वैल्यू है 1.37 करोड़। तो हमको ये देखना चाहिए कि 1.37 करोड़ आज मेरे लिए रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट है, और नहीं है तो जो हमने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग किया है कि साल का 1,20,000 इसको बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक सुना है